हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में इनकम टैक्स का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। जो एग्जाम के पर्पस से अगर देखा जाए तो आपका मोस्ट टाइम चैप्टर है यूनिट 1 में। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक यूनिट है ये यूनिट 1, 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निवास स्थान तथा कर दायित्व। क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे? निवास स्थान तथा कर दायित्व, ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। जो अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो ये इस चैप्टर से किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसको थ्योरी समझ लेते हैं। निवास स्थान किसे कहते हैं? ठीक, तो निवास स्थान समझते हैं। इसका अर्थ, एक करदाता जिस स्थान पर रहकर अपनी आय अर्जित करता है। आय अर्जित करता है मतलब कमाता है। एक जो करदाता है, जिस भी व्यक्ति का रहेगा जो कर चुकाता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? करदाता कहलाता है। तो जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहकर आय कमाता है वही स्थान क्या कहलाता है? करदाता का निवास स्थान कहलाता है। यह आय जो करदाता है, जो आय विदेश में रह के भी कमा सकता है या भारत में रह के भी कमा सकता है, अथवा दोनों जगह भी कमा सकता है। जो करदाता है विदेश में भी अर्जित कर सकता है इनकम, और भारत से भी इनकम अर्जित कर सकता है, या दोनों जगह से भी इनकम कर सकता है। और उसकी कौन सी आय कर योग्य होगा, उसकी निवासी स्थिति पर ये निर्भर करता है। कि निवासी स्थिति हम देखेंगे तो विदेश से आय वाला टैक्सेबल होगा कि भारत वाला टैक्सेबल होगा, वो किस पर निर्भर करेगा? उसके निवासी स्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो कर निवासियों के प्रकार देखते हैं हम। ठीक है, निवासी स्थान तो देख लिए हम। क्या देखिए? पहले निवास स्थान का अर्थ देखिए। क्लियर हो गया होगा आप लोग का। निवास स्थान तो किसे कहेंगे? एक करदाता जिस स्थान पर रहकर अपनी आय अर्जित करता है वह करदाता का निवास स्थान कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे निवासियों के प्रकार। क्या देखेंगे? निवासियों के प्रकार। तो निवासी के प्रकार, तो निवासी 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण निवासी। ठीक है, क्या होगा? पहला साधारण निवासी, दूसरा असाधारण निवासी, और है हमारा तीसरा अनिवासी। 3 प्रकार का निवासी होता है। निवासी के प्रकार में 3 प्रकार का, पहला साधारण निवासी, दूसरा असाधारण निवासी और तीसरा अनिवासी। तो साधारण निवासी किसे कहेंगे ये समझते हैं हम। सबसे पहले अर्थ, तो ऐसा व्यक्ति, जब एक व्यक्ति आधार शर्त में से कोई भी एक शर्त और अतिरिक्त शर्त में से दोनों शर्तें पूरा करता है। ठीक है, अभी आधार शर्त क्या होता है और अतिरिक्त शर्त क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा। तो आधार शर्त में से कोई भी एक शर्त और अतिरिक्त शर्त में से दोनों शर्तें पूरी करता है उसे साधारण निवासी कहते हैं। ठीक है, मैं अभी बताया साधारण निवासी आधार शर्त होगा। ठीक है, आधार शर्त और एक अतिरिक्त शर्त, 2 शर्त होता है। ठीक है, तो दोनों में 2-2 शर्त होगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, तो आधार शर्त में से कोई भी एक करना चाहिए और अतिरिक्त शर्त में से दोनों, तो कौन सा निवासी कहलाएगा? साधारण निवासी कहलाता है। तो उसी प्रकार असाधारण निवासी किसे कहेंगे? तो आधार शर्त में से कोई भी एक करना चाहिए और अतिरिक्त शर्त में से दोनों नहीं करता है। अगर दोनों पूरा कर देगा तो साधारण निवासी, और दोनों पूरा नहीं करता है तो असाधारण निवासी कहलाएगा। और अनिवासी किसे कहेंगे? तो आधार शर्त में से कोई भी शर्त पूरा नहीं करता है, ना तो पहला ना तो दूसरा, तो कौन सा निवासी कहलाएगा? वो अनिवासी कहलाएगा। ठीक है, तो 3 निवासी बता दिया। साधारण निवासी किसे कहेंगे? जब आधार शर्त में से कोई भी एक शर्त और अतिरिक्त शर्त में से दोनों शर्तें पूरी करता हो तो साधारण निवासी कहलाता है। और असाधारण निवासी जब आधार शर्त में से कोई भी एक और अतिरिक्त शर्त में से दोनों पूरा नहीं करता है तो वो असाधारण निवासी। और अनिवासी किसे कहेंगे? जो आधार में से ना तो पहला करता है ना तो दूसरा करता है, तो अतिरिक्त देखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो गया? वो अनिवासी हुआ। अब हम ये समझ गए। अब आधार शर्त क्या होता है और अतिरिक्त शर्त क्या होता है ये देखते हैं। तो अभी बता दिया मैं, आधार शर्त भी 2 होता है और अतिरिक्त शर्त भी 2 होता है। ठीक है, तो इन शर्त में क्या था ये समझते हैं। तो आधार शर्त पहले देख लेते हैं। आधार शर्त, आधार शर्त में पहला शर्त होता है गत वर्ष।
गत वर्ष तो आप लोग समझते होंगे, आपका जस्ट पिछला सत्र 24-25 में भारत में गत वर्ष 2024-25 में भारत में 182 दिन रहा हो। ठीक है, तो पहला आधार शर्त था जो करदाता है वो गत वर्ष में कितना दिन रहना चाहिए, 182 दिन रहना चाहिए। और दूसरा आधार शर्त है अगर गत वर्ष में 182 दिन नहीं रहता है, गत वर्ष 2024-25 में अगर 182 दिन नहीं रहता है लेकिन 182 से कम रहता है, तो कम से कम गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहना चाहिए और विगत 4 वर्ष में 365 दिन, 365 दिन। मतलब ये क्लियर हो रहा है। सेकंड था गत वर्ष में अगर 182 रहता है ऊपर रहता है तो ये वाला शर्त पूरा हो गया। अगर 182 से कम रहता है लेकिन 60 से ऊपर रहता है तो ये वाला लागू होगा। तो गत वर्ष में अगर मान के चलो 70 दिन भी रहता है तो ये 60 दिन तो रहा कम से कम। और अगर विगत वर्ष मतलब होता है गत वर्ष को छोड़ के, तो विगत 4 वर्ष में अगर देखा जाए तो भारत में कितना दिन रहना चाहिए, 365 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, फिर है अतिरिक्त शर्त। अतिरिक्त शर्त, तो अतिरिक्त शर्त देखते हैं हम। गत वर्ष का आधार शर्त तो हो गया। अतिरिक्त शर्त में देखेंगे तो पहला और दूसरा, इसमें भी 2 होता है। तो विगत मतलब अभी जस्ट बताया था मैं गत वर्ष को छोड़ के, तो विगत 7 वर्ष में 730 दिन, कितना दिन, 730 दिन भारत में रहा हो। और दूसरा है विगत 10 वर्ष में, अगर 7 साल तक पूरा नहीं कर पाता है तो 10 साल तक देखेंगे हम। ठीक है, 7 साल तक पूरा नहीं कर पाएंगे तो 10 साल तक, तो विगत 10 वर्ष में 2 वर्ष, मतलब सेम 730 दिन 2 वर्ष भारत में रहा हो। ये हो गया आपका आधार शर्त और ये अतिरिक्त शर्त। आधार शर्त होता है गत वर्ष में कम से कम 182 दिन। दूसरा आधार शर्त होता है अगर 182 नहीं है तो गत वर्ष में कम से कम 60 दिन और विगत 4 वर्ष को मिला के 365 दिन। अतिरिक्त शर्त देखा जाए तो विगत 7 वर्ष में 730 दिन या विगत 10 वर्ष में 2 वर्ष। ये था आपका आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त। ठीक है, अब ये इसी के आधार पर आपका निवासी स्थिति निर्धारण होता है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम, सकल कुल आय की गणना करते हैं। तो इस सकल कुल आय की गणना के लिए एक फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट बताने से पहले मैं इसमें एक नोट रहता है जिसको आपको याद रखना कंपलसरी है, जरूरी है। जैसे मैं बताया, साधारण निवासी किसे कहेंगे, आधार शर्त में से कोई भी एक शर्त पूरा करना चाहिए तो पहला या दूसरा, और अतिरिक्त शर्त में से कोई दोनों पूरा करेगा वो साधारण निवासी। और अतिरिक्त असाधारण निवासी के लिए क्या करेंगे हम, किसे कहेंगे, दोनों में से कोई एक और ये दोनों पूरा नहीं करता है। और अनिवासी के लिए ये दोनों ही पूरा नहीं करता है तो ये अनिवासी। लेकिन अगर वो भारतीय मूल का है, भारत का निवासी है, ठीक है, भारतीय मूल का है और भारत का निवासी है तो उसको आधार शर्त में से पहला आधार शर्त पूरा करना अनिवार्य है। कौन सा आधार शर्त में से पहला, तो पहला कौन सा था, गत वर्ष में 182 दिन रहना अनिवार्य। अगर वो 182 से 180 दिन भी रहता है या 181 दिन भी रहता है तो सेकंड वाला देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होने की दशा में से पहला वाला करना अनिवार्य था। तो पहला ही नहीं किया तो कौन सा निवासी हो जाएगा, अनिवासी हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सकल कुल आय की गणना करते हैं। तो सकल कुल आय की गणना करने के लिए हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आइए सकल कुल आय के लिए मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर इन दोनों का क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं अभी। साधारण निवासी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, असाधारण निवासी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और अनिवासी का मतलब निवासी स्थिति निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसका कैलकुलेशन देखेंगे हम। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में ही, और अभी हम सकल कुल आय की गणना भी देखेंगे। तो सकल कुल आय की गणना हेडिंग हो जाएगा आपका सकल कुल आय की गणना। कर निर्धारण वर्ष लिखना है आपको, कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए। ठीक, कॉलम
हो जाएगा आपका साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। तीन प्रकार बताया मैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, तीन बताया हूं। ये विवरण हो जाएगा। तो विवरण में फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मेट को समझना है आपको, क्या क्या लिखते हैं। तो भारत में उपार्जित, भारत में उपार्जित एवं भारत में प्राप्त, भारत में प्राप्त, इसको समझने से देखो, उपार्जित मतलब काम कहाँ हो रहा है और पैसा प्राप्त कहाँ हो रहा है, इसको बस देखना है आपको। लाया ले जाएगा इस मतलब नहीं। तो उपार्जित कहाँ हो रहा है, भारत में ही काम हो रहा है और भारत में ही पैसा की प्राप्ति हो रहा है। ऐसी हो स्थिति में तीनों में आता है, साधारण निवासी में भी आएगा, असाधारण निवासी में भी आएगा, अनिवासी में भी आएगा, तीनों में अमाउंट लिखोगे। सेकंड फॉर्मूला होता है देखो, भारत में उपार्जित होता है, काम कहाँ होता है, भारत में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त, विदेश में प्राप्त। ठीक है, भारत में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त, भारत से जैसे ही लेना हो, भारत में जैसे ही होता है, चाहे प्राप्त हो चाहे उपार्जित हो, भारत दिख गया मतलब आपको तीनों में लिखना है, तो ये भी तीनों में आएगा। तीसरा होगा विदेश में उपार्जित, विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त, विदेश में प्राप्त। ठीक है, विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त। ठीक है, अब इसमें ऐसा तो भारत आया ही नहीं, केवल विदेश में ही उपार्जित हो रहा है, विदेश में ही प्राप्त हो रहा है, तो कितने में आएगा, केवल एक में आएगा, साधारण निवासी में। अनिवासी और असाधारण निवासी में नहीं आएगा। चौथा, विदेश में उपार्जित, विदेश में उपार्जित हो रहा है एवं विदेश में ही प्राप्त हो रहा है, विदेश में प्राप्त हो रहा है, परंतु भारत से नियंत्रण, नियंत्रण कहाँ है इसका, भारत में हो रहा है। ठीक है, परंतु भारत से नियंत्रण, तो नियंत्रण होता है तो दो में आएगा, इसमें नहीं आएगा, अनिवासी में। देखो सेम प्रश्न है, विदेश में उपार्जित विदेश में प्राप्त, केवल एक में, ये भी सेम था, विदेश में उपार्जित विदेश में प्राप्त, परंतु उसका नियंत्रण भारत से, जब नियंत्रण होगा तब दो में आएगा। 5वां नंबर पॉइंट है भूत वर्ड्स, जिसको गत वर्ड्स भी बोलते हैं, भूत वर्ड्स या गत वर्ड्स या आकरारोपित आय, आकरारोपित आय, ऐसा कुछ मत दिख गया तो ये तीनों में नहीं आता, ना तो साधारण निवासी में, ना तो असाधारण निवासी, ना तो अनिवासी में, ये तीनों में नहीं आने वाला है। ठीक, तो इन सबको अगर ऐसे टोटल करते हैं तो लास्ट में जितना भी रहेगा तो हमारा आएगा सकल कुल आय। ठीक, सकल कुल आय अमाउंट जो भी रहेगा उसको टोटल करेंगे। ये फॉर्मेट से इसलिए मैं कट मट लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कुछ कुछ मद ऐसा होता है जो टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। तो भारत में कृषि आय, भारत में अगर कृषि आय है तो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, कहीं भी नहीं लिखोगे। उसके बाद भारतीय साझेदारी की फर्म में आय में हिस्सा या लाभ में हिस्सा, ऐसा करके बोला जाएगा, या फर्म में हिस्सा या भारतीय साझेदारी फर्म के लाभ में हिस्सा, ये क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। और उसके अलावा विवाह पर, जन्मदिन पर अगर गिफ्ट के रूप में मिला जाता है, उपहार के रूप में मिला जाता है, तो ये भी क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि में प्राप्त भुगतान, ये भी क्या होगा, कर मुक्त होगा। इतना आपको कर मुक्त वाला मद में लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, नोट एक ध्यान से सुनना, यदि विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त हुआ है परंतु बाद में इसको भारत में लाया गया, ठीक है, या भेजा गया हो, तो इसे कोई मतलब, इसे लाया गया ले जाया गया से मतलब नहीं होता है, इसे हम क्या मानेंगे, विदेश में उपार्जित विदेश में ही प्राप्त मानेंगे, क्योंकि लाया गया ले जाया गया से मतलब नहीं रहता हमें इस चैप्टर में। ठीक, तो ये नोट था। अब इसी प्रकार का हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन इसका सकल कुल आय की गणना के लिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो बुक का क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ठीक, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको
देखो स्क्रीन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए श्री रमेश की निम्न आय है। पहला है लंदन में स्थित मकान संपत्ति से आय। तो लंदन कहाँ है? विदेश हुआ। तो लंदन में स्थित मकान संपत्ति से आय कितने में आना चाहिए? कितने में आना चाहिए? 1 में आना चाहिए। लंदन क्या है? विदेश है। तो विदेश में स्थित मकान संपत्ति से आय वहीं क्या हुआ? उपार्जित हुआ, वहीं प्राप्त हुआ है। तो कितने में आएगा? 1 में आएगा। कौन सा में? साधारण निवासी, क्योंकि विदेश में उपार्जित, विदेश में प्राप्त, एक ही में आए हैं। फिर नेक्स्ट है लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय। ठीक है, तो लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय। तो भारत में प्राप्त वेतन बोला है, और कहाँ था? लंदन में किया गया था। तो कितने में आएगा? विदेश में उपार्जित और भारत में प्राप्त। जब भारत में प्राप्त तो कितने में आता है? तीनों में आता है। ठीक है, विदेश में उपार्जित, भारत में प्राप्त, साधारण, असाधारण और अनिवासी, तीनों में आएगा। फिर लंदन में स्थित व्यापार के लाभ जो भारत से नियंत्रित, भारत से नियंत्रित है, तो कितने में आएगा? 2 में आएगा। किसमें किसमें? साधारण निवासी और असाधारण निवासी में। कानपुर के व्यापार का लाभ कितने में आएगा? कानपुर कहाँ है? भारत में है। तो भारत बोलते तो कितने में आता है? तीनों में आता है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी में। फिर भारत में कृषि आय, भारत में कृषि आय क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। अभी जस्ट बताया, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता देता हूं, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही मौखिक देखते जाना। ये था आपका सकल कुल आय की गणना। कैसे लिखोगे इसको? देखो, पहला विवरण में प्रश्न को ही लिखना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, जो प्रश्न में था उसी को लिखना है। ठीक, पहला प्रश्न क्या बोला था उसी में? लंदन में स्थित मकान संपत्ति से कितना था अमाउंट? 40,000। तो 40,000 लिखोगे आप। 40,000 कितने में आएगा? ये लंदन में स्थित कृषि से आए, एक ही में आएगा, तो साधारण निवासी बस में। दूसरा प्रश्न पूरा लिखोगे, प्रश्न लिख लेना, मैंने लिख रहा हूं। सेकंड प्रश्न था लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से 28,000 रुपए। भारत में प्राप्त बोला तो 28,000, तो तीनों में आएगा। भारत में प्राप्त बोल दिया तो 28,000, 28,000, 28,000। थर्ड है लंदन में स्थित व्यापार का लाभ जो भारत से नियंत्रित, तो भारत से नियंत्रित है 1,20,000। तो भारत से नियंत्रण कितने में आता है? 2 में आता है। 1,20,000, 1,20,000, 2 में आएगा ये। 1,20,000, 1,20,000, ये डैश। थर्ड। फोर्थ नंबर पॉइंट में है कानपुर के व्यापार का लाभ। तो कानपुर का व्यापार का लाभ 1,10,000, कानपुर भारत में है तो 1,10,000, तीनों में आएगा। जब भारत बोल दिया है तो 1,10,000, 1,10,000 रुपया। ठीक, पांचों नंबर पॉइंट क्या बोला है? पांचवा में भारत में कृषि है, तो भारत में कृषि है क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। तो इस वाला लाइन में लिखोगे टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। ठीक, टैक्स फ्री लिखना है इसमें। कर मुक्त मदे है ये सबको टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा सकल कुल आय। क्या आएगा? सकल कुल आय। इसको टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? कैलकुलेटर यूज होता है कॉलेज में, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग। इसको लास्ट को पहले टोटल करते हैं। 1,10,000 और 28,000 कितना हो जाएगा? 1,38,000। ठीक है, फिर ये वाला 1,00,000, 1,00,000, 2,30,000, 50, 58, 2,58,000। और ये वाला हो जाएगा 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 30, 40, 70, 80, 90, 2,98,000। ये हो गया आपका सकल कुल आय। आंसर मिला लेना इसका 2,98,000, 1,38,000। इसमें क्योंकि आपको पूरा नहीं पूछा था, केवल निवासी पूछा था, अनिवासी पूछा था, मतलब ये साधारण निवासी पूछा था, अनिवासी पूछा था, इसलिए साधारण निवासी का आंसर दिया 2,98,000 और इसका आंसर दिया 1,38,000। इसका नहीं दिया था तो मैं तीनों बना दिया था। अब जो प्रश्न में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मोहन की आय का निम्नलिखित है। ठीक है, देखते रहना क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछते जाना। 10,000 रुपया भारत में प्राप्त हुआ जो इंग्लैंड में उपार्जित था। ठीक है, भारत में प्राप्त हुआ बोल दे तो कितने में आना चाहिए? तीनों में आएगा, तीनों में आएगा ना। फिर 20,000 रुपया भारत में उपार्जित किया
लेकिन इंग्लैंड में प्राप्त हुआ। कितने में आएगा? तीनों में आएगा। तीनों में आएगा। अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया, ठीक है, उपार्जित भी अफ्रीका में हुआ, प्राप्त भी अफ्रीका में हुआ, परंतु भारत में लाया गया। कितने में आएगा? एक में आएगा। एक में आएगा। क्यों एक में आएगा? क्योंकि विदेश में प्राप्त किया है और विदेश में ही उपार्जित किया है। लाया गया ले जाएगा से मतलब है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28,000 रुपए जापान में एक ऐसे व्यापार में से उपार्जित एवं प्राप्त किया जो जापान से ही नियंत्रित था, व्यवस्थित एवं संचालित तथा राशि भारत में नहीं लाई गई, तो कितने में आएगा? एक में आएगा। एक में आएगा, क्योंकि विदेश से ही मतलब है, और जापान से नहीं आती तो विदेश से नियंत्रण से मतलब नहीं, केवल भारत से नियंत्रण रहता तब मतलब रहता, तो एक में आएगा साधारण निवासी। 16,000 रुपए किसी पूर्व वर्ष के विदेशी आय जो थी जिस पर कर नहीं लगा था और गत वर्ष में भारत में कर लाई गई, कितने में आएगा ये? एक में आएगा। एक में नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किसी पूर्व वर्ष बोलते हैं, तो मैं बोला था पूर्व वर्ष या गत वर्ष, ऐसे जब भी बोला रहेगा या आकर रोपित आय बोला रहेगा, तो वो तीनों में नहीं आता है। बोला है ना यहाँ पर देखो, पूर्व वर्ष की विदेशी आय, पूर्व वर्ष बोल दिया मतलब क्या है, गत वर्ष हुआ, तो ये तीनों में नहीं आएगा। तो इतना क्लियर हो गया कौन सा मध्य किस में आने वाला है, कैलकुलेशन कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में श्री हनुमान प्रसाद की निम्न आय है। बैक क्वेश्चन 13 था। पहला, एक कंपनी से भारत में वेतन की आय, तो एक कंपनी है भारत में वेतन से कितने में आएगा? तीनों में आएगा। तीनों में आएगा। एक भारतीय कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया, वही खर्च किया, कितने में आएगा? तीनों में आएगा। तीनों में आएगा। भारत ने मकान संपत्ति से आय पाकिस्तान में प्राप्त किया, कितने में आएगा? तीनों में आएगा। तीनों में आएगा। एक विदेशी कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया और वही एक बैंक में जमा किया, एक में आएगा। एक में आएगा, क्योंकि विदेश से ही मतलब। कोलकाता का व्यापार है जिसका प्रबंध यूएसए से होता है, कितने में आएगा? तीनों में आएगा। क्यों तीनों में? क्योंकि कोलकाता भारत में है। कोलकाता भारत में, तीनों में आएगा। यूएसए में व्यापार है जो कानपुर प्रधान कार्यालय से नियंत्रित है, ये कितने में आएगा? दो में आएगा। दो में आएगा, क्योंकि कानपुर भारत में और भारत से नियंत्रण दो में आता है। आय ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई और वहीं प्राप्त किया गया, परंतु भारत में लाई गई, तो कितने में आएगा? एक में आएगा। क्यों एक में आएगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ही कमाया है और ऑस्ट्रेलिया में ही प्राप्त किया है, भारत में नहीं लाया गया, तो लाया जाएगा ऐसा मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उसके मामा ने उसके विवाह पर उपहार स्वरूप फ्रांस से एक बैंक ड्राफ्ट भेजा, कितने में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उपहार टैक्स फ्री होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। बुक का है भारतीय नागरिक, तो क्वेश्चन ये भारतीय नागरिक वाला है, तो ध्यान से समझना। भारतीय नागरिक डॉक्टर दिनेश सरकारी कर्मचारी, ठीक है, भारत का नागरिक है लेकिन वो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। पहला, विदेश में सेवा करने के प्रतिफल में विदेश में ही प्राप्त वेतन से गणना किया गया, कितने में आएगा? एक में आएगा। तीनों में आ गई। क्यों तीनों में आएगा पता है? क्योंकि ये भारत का नागरिक था और सरकारी कर्मचारी था, तो भारत का नागरिक जो है काम करने के लिए विदेश भेजा गया है, उसको दूतावास के रूप में मान के चलो ऐसे, ठीक है। अब तो उसका पेमेंट कौन देगा? भारत सरकार देगा, तो भारत सरकार दे रहा है, तो फिर कितने में आएगा? फिर तीनों में आएगा ना। काम किसके लिए कर रहा है? भारत के लिए काम कर रहा है, तो पहला नंबर पॉइंट कितने में आएगा? 3 में आएगा। फिर दूसरा, पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि शायद, एक में आएगा। एक में आएगा। भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में दे लाभांश, कितने में आएगा? तीनों में आएगा। तीनों में आएगा। भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आए, कितने में आएगा? तीनों में आएगा। इंग्लैंड में एक बैंक जमा पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्त ब्याज, ये कितना में आएगा? एक में आएगा। एक में आएगा। दिनेश, हाँ ये तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष 2021-22 के लिए मिस्टर प्रसाद ने निम्न विवरण प्रस्तुत किया, यदि वह अनिवासी है तो सकल कुलाय की गणना कीजिए। सकल कुलाय की गणना करना है
केवल एक ही कॉलम बनाना था इसमें, अनिवासी, मतलब लास्ट वाला कॉलम ये वाला बनाना है। ठीक, तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा ये बताना, अनिवासी वाला में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो भारत में प्राप्त 3 माह का वेतन, ये तीनों में आता है, आता है। तो अनिवासी में आएगा फिर ये। फिर ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी से प्राप्त लाभांश, जिसमें से 3,000 रुपये भारत भेजे गए और 22,000 रुपया, तो इस 3,000 से मतलब नहीं, हमें लाएगा ले जाएगा से मतलब नहीं है, इस 22,000 से मतलब है। तो ये कितने में आएगा, ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त, ब्रिटिश भी विदेश है, जर्मनी भी विदेश है, तो एक में आता है साधारण निवासी में, तो ये नहीं है, अनिवासी वाला में नहीं आएगा। तीसरा कॉलम बना रहे हैं ना हम लोग। पाकिस्तान में व्यापार चाहे जो भारत से नियंत्रित है, ये कितने में आता है, 2 में आता है। 2 में आता है। कौन कौन सा, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। तो फिर अभी क्या बना रहे हैं, अनिवासी, तो ये नहीं आएगा। भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते पर जमा पर ब्याज, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा यार, आएगा, आएगा। कितने में आएगा, तीनों में आता, तो अभी इसमें आएगा। भूत की बिना कर लगी आय जो जापान में कमाई गई थी भारत में लाई गई, ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तीनों में नहीं आता है, तो इसमें भी नहीं आएगा। भारत में मकान संपत्ति से आए तीनों में आता है, तो ये आएगा। ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वित्तीय वर्ष 21-22 की श्री अमरनाथ की निम्न आय है, इलाहाबाद बैंक दिल्ली में बचत खाते का ब्याज, ये कितने में आएगा, तीनों में आएगा। अफ्रीका में कृषि आज इसे नेपाल में विनियोग किया, ये कितने में आएगा, तीनों में आएगा। क्यों तीनों में आएगा, अफ्रीका में कृषि आय इसे नेपाल में विनियोग किया, क्या नियम लगे, अफ्रीका में कृषि आय, अफ्रीका क्या है, विदेश है जी, नेपाल नेपाल में विनियोग किया, ये भी विदेश है, तो कितने में आएगा, एक में आएगा। एक अमेरिकन कंपनी से यूके के लाभांश प्राप्त किया, इसमें से 2,000 रुपये भारत भेजे गए, तो भेजे गए से मतलब नहीं, 10,000 से बस मतलब है, तो कितने में आएगा, एक में आएगा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास में 3 माह कार्य करने का वेतन सा है वहीं प्राप्त किया, क्या होगा, कितने में आएगा, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास में 3 माह कार्य करने का वेतन वहीं प्राप्त किया, तो भारतीय दूतावास के रूप में काम कर रहे हैं, तो भारत के लिए काम कर रहे हैं जी, तो कितने में आएगा, तीनों में आएगा। मकान संपत्ति से है, मकान पाकिस्तान में है, जिसमें से 10,000 रुपया पाकिस्तान में से एक बैंक में जमा कराए थे और शेष भारत में भेजे गए, तो जमा कराया और भेजे गए से मतलब नहीं है, एक्चुअल अमाउंट है 15,000, उससे मतलब है। तो मकान संपत्ति से है, मकान संपत्ति कहाँ था, पाकिस्तान में, तो कितने में आएगा, एक में आएगा। भारत में एक कंपनी में कार्य करने की पेंशन बेल्जियम में प्राप्त किया, तो भारत में कार्य कर रहे थे, तो कितने में आएगा, तीनों में आएगा। ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अरण्य निवासी, इसमें निकाल के दिया था, आप सकल कुल निकाले। अब आपको निवासी स्थिति का निर्धारण करना है, तो दिन गिनने वाला प्रश्न देखते हैं, डेट दिया रहेगा और आपको दिन गिन के निकालना है कि कितना दिन होता है, आधार शर्त पूरा करता है कि नहीं करता है, अतिरिक्त शर्त पूरा करता है कि नहीं करता है, वो साधारण निवासी होगा कि असाधारण निवासी होगा कि अनिवासी होगा, ऐसा प्रश्न देखते हैं हम। तो आइए चलो क्वेश्चन नंबर आपका का निर्धारण देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं प्रश्न। श्री अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक है, श्री अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक है, और मैं आप लोग को बता दिया था शुरू में ही, भारतीय नागरिक होने की दशा में उसको पहला आधार शर्त पूरा करना अनिवार्य है। पहला आधार शर्त क्या था पता है, गत वर्ष में कम से कम वो कितना दिन रहना चाहिए, 182 दिन रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या बोला था, श्री अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक है, 1 अप्रैल 2021 को एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गया, और शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा। 25 सितंबर 2021 को भारत लौटे, 8 दिसंबर 2021 को उन्हें दोबारा अमेरिका जाना पड़ा, 15 फरवरी 2022 को भारत वापस आए। क्या श्री अमिताभ बच्चन कर निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए मिस्टर भारत में निवासी होंगे, 2022-23 में के लिए भारत में निवासी होंगे, यदि नहीं तो क्यों, आपको बताना है कि कौन से निवासी होंगे, ठीक है। अगर वो साधारण निवासी नहीं होता तो क्यों साधारण निवासी नहीं होता, ये आपको बताना था। तो निवासी स्थिति का निर्धारण, निवासी स्थिति का निर्धारण, ठीक है,
कर निर्धारण वर्ष किसका लिखेंगे हम? कर निर्धारण वर्ष आप अभी मैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डाल देता हूँ। इस प्रश्न में क्या बोला था हमारा? कर निर्धारण वर्ष 2000 यहाँ बता था ना 22-23, तो 2022-23 के आधार पर ही बता देता हूँ मैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लेना तो सन थोड़ा चेंज हो जाएगा। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए किसका निकालना था? मिस्टर अमिताभ बच्चन का निकालना था ना। तो यहाँ ऊपर में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन की निवासी स्थिति का निर्धारण। ठीक, ये था। हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे आधार शर्त के अनुसार। आधार शर्त के अनुसार, तो आधार शर्त के अनुसार गत वर्ष में कितना दिन रहना चाहिए? गत वर्ष समझते हो ना, जस्ट इसके पिछला वाला वर्ष। तो ये कर निर्धारण वर्ष 22-23 है, तो इसका क्या हो जाएगा? गत वर्ष 2021-22। इसका गत वर्ष क्या हो जाएगा? 21-22, क्योंकि ये गत 22-23 लिए हैं हम प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो गत वर्ष में कितना दिन रहना चाहिए बोला है? कितना दिन रहना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग? 182 दिन। तो कब गया और कब आया तो देखते हैं। गत वर्ष 2021-22 में भारत में स्थिति, ऐसे लिखेंगे भारत में स्थिति। अब कब गया और कब आया ये देखते हैं। तो ये गत वर्ष को लिख लेते हैं। कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से चालू होता है। 1 अप्रैल 2021 को चालू होगा। अप्रैल के बाद क्या होगा? मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या लिखूंगा मैं? ये कौन सा सन हो जाएगा? 2022 और ये समाप्त हो जाएगा 31 मार्च 2022 को। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम गिनते हैं क्योंकि 1 साल हो गया, ये 12 मंथ का होता है ना, तो 1 साल हो गया ये। तो 1 साल में कब आया, कब भारत में था, कब नहीं था, ये गिनेंगे हम। तो देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका गए। वैसे बोला है कब गया? 1 अप्रैल 2021 को। कहाँ गया? अमेरिका गया। यहां से गया वो 1 अप्रैल को गया, तो अप्रैल में 1 तारीख को रहा है, फिर 1 दिन रहा। कहाँ रहा? भारत में 1 तारीख को गया, तो जिस दिन गया उस दिन तो भारत में था ना, तो अप्रैल में 1 तारीख को भारत में गिनती होगा। अप्रैल के बाद कब गया? तो अमेरिका गया। तो उसके बाद शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण क्या हो रहा है? उन्हें वही रुक जाना पड़ा। वे 25 सितंबर 2021 को भारत लौटे। ठीक है, भारत कब लौटा? 25 सितंबर 2021 को आया है जी, वापस आया ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ था? विदेश में था, अमेरिका में। अब आया 25 तारीख को। अब उसके बाद आया तो फिर और गया क्या? 8 दिसंबर 2021 को उन्हें दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। कब दोबारा अमेरिका जाना पड़ा? 8 दिसंबर 2021 को फिर गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ था वो? भारत में था। तो सितंबर में 25 तारीख को था, गिनते जा चलो 25, 26, 27, 28, 29, 30। सितंबर कितने दिन का रहता है? 30 का रहता है। तो कितना दिन रहा? 6 दिन रहा। तो 6 दिन कहाँ रहा? भारत में रहा 6 दिन। फिर अक्टूबर पूरा रहा, अक्टूबर 31 दिन का रहता है। नवंबर पूरा रहा, 30 दिन का रहता है। और 8 दिसंबर तक रहा, फिर 8 दिन रहा। 8 दिसंबर को गया ना, कहाँ गया? 8 दिसंबर को उन्हें दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। और 15 फरवरी 2022 को भारत वापस आए। यहां से फिर गया, तो आया कब? फरवरी। कब आया? 15 फरवरी। 15 फरवरी को आया, तो फिर से गिनेंगे फरवरी के बाद। उसके बाद तो और नहीं गया है शायद। हाँ, 15 फरवरी 2022 को भारत वापस आ गया, उसके बाद नहीं गया। अब 15 फरवरी को आया, तो अब गिनती करो फरवरी के बाद 15 तारीख। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितना दिन हुआ? 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना दिन? 14 दिन। कब? फरवरी में ना, फरवरी में 14 दिन और मार्च का 31 दिन। तो टोटल कितना दिन हुआ? बाकी दिन 0 दिन था ना, यहां से लेके पूरा गिनेंगे। कितना दिन हुआ? 120 दिन। ठीक है, कहाँ रहा? भारत में रहा। और मैं नियम बताया था
भारतीय नागरिक होने की दशा में, ठीक है, पहला आधार शर्त पूरा करना अनिवार्य था। पहला आधार शर्त क्या था? गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहना चाहिए, लेकिन रहा कितना दिन है वो? 182 दिन। तो दूसरा आधार शर्त देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि ये भारत का नागरिक है, उसको पहला करना अनिवार्य है। अगर ये भारत का नागरिक नहीं रहता तो दूसरा देखते हैं। तो दूसरा था कम से कम 60 दिन, तो कम से कम 60 से ऊपर था तो वो भी 4 वर्ष तक देखते। तो ये वाला भी नियम नहीं देखेंगे, सेकंड वाला। तो इसमें आप लिखोगे, क्या लिखोगे? इस प्रकार मिस्टर अमिताभ बच्चन, क्या लिखना है पता है ना? इस प्रकार मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में 100 कितना दिन रहा? 120 दिन रहा और भारतीय नागरिक होने की दशा में, और भारतीय नागरिक होने की दशा में गत वर्ष में 182 दिन, गत वर्ष में 182 दिन रहना अनिवार्य था। अतः वह क्या होगा? अनिवासी होगा। अतः वह अनिवासी होगा। ये था मेन आंसर, अनिवासी। ठीक है। और पूछा था आपको क्यों, तो ये क्यों तो बताएं। इस प्रकार मिस्टर अमिताभ बच्चन गत वर्ष में 120 दिन रहा और भारतीय नागरिक होने की दशा में गत वर्ष में 182 दिन रहना अनिवार्य था। अतः वह कौन सा निवासी होगा? अनिवासी होगा। ठीक है, ये था आपका दिन गिनने वाला। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। मैत्रा यूके के नागरिक है। ठीक है, कहाँ का नागरिक है? यूके का नागरिक है। सर्वप्रथम 1/5/2015 को भारत आया। वह लगातार 3 वर्ष यहाँ रहा और 1/5/2018 को बांग्लादेश चला गया था। वह 1 अप्रैल 2019 को भारत वापस आया और 1/12/2019 को यूके चला गया। 20/1/2022 को उसको भारत वापस भेज दिया गया। कर्णधार वर्ष 22-23 के लिए उसकी निवासी स्थिति बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर गया फिर आया तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? मिस्टर मैत्रा, इसमें भारतीय नागरिक नहीं बोला है, तो भारत का नागरिक नहीं है, तो इसके लिए दोनों आधार शर्त तो देख सकते हैं। पहला आधार शर्त भी देख सकते हैं, अगर पूरा नहीं करेगा तो दूसरा भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे मिस्टर मैत्रा के निवासी स्थिति का निर्धारण। निवासी स्थिति का निर्धारण। कर निर्धारण वर्ष आपके जो उसमें दिया है उसी को लिख देता हूं मैं अभी। कौन सा था? 2022 कर निर्धारण वर्ष। लेकिन आप लोग कर निर्धारण वर्ष कौन सा लिखोगे? आप लोग के जो एग्जाम में जो दिया रहेगा उसको लिखोगे 22-23। अब प्रश्न को ही सॉल्व कर देते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मिस्टर मैत्रा यूके का नागरिक था। सर्वप्रथम 1 मई 2015 को भारत आया। तो यहां लिख देते हैं सर्वप्रथम भारत आया। कब आया भारत? 1 मई 2015। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? वह लगातार 3 वर्ष यहां रहा। लगातार 3 वर्ष रहा। उसके बाद 3 वर्ष रहने के बाद 1/5/2018 को बांग्लादेश चला गया, विदेश गया। फिर से विदेश गया। कब? 1 मई 2018 को। 3 साल रहा, 3 साल बाद 2018 में विदेश चला गया। अब विदेश गया तो फिर आया कि नहीं आया देखते हैं। तो वह 1 अप्रैल 2019 को भारत वापस आया। फिर भारत आया। भारत आया कब आया? 1 अप्रैल 2019। फिर उसके बाद है वापस तो आ गया। फिर 1/12/2019 को फिर यूके चला गया, फिर विदेश गया। विदेश गया। कब विदेश गया? 1/12/2019। 1/12/2019।
1/12 मतलब 1 दिसंबर, दिसंबर। 1 दिसंबर 2019। फिर क्या बोला है, 20 जनवरी 2022 को उसको भारत वापस भेज दिया गया। फिर से भारत आया, भारत आया। कब फिर भारत आया? 20 जनवरी जनवरी 2022 को भारत आया। ये प्रश्न था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले ए नंबर पॉइंट लिखेंगे, आधार शर्त के अनुसार, आधार शर्त के अनुसार, आधार शर्त के अनुसार सबसे पहले गत वर्ष, गत वर्ष 2000 कौन सा हो जाएगा आपका, 21-22 होगा। 21-22 में भारत में स्थिति, भारत में स्थिति कैसे लिखोगे? तो जैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख के बताया था ना, एक वर्ष में 12 मंथ होता है, उसको लिख दोगे तो 1 अप्रैल से चालू होगा, 1 अप्रैल 2021 से। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च को समाप्त होगा 2022 को। ये 2022, ये भी 2022, बाकी में 2021, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करते हैं इसको। एक साल हो गया, ये 12 मंथ। अब यहाँ देखो विदेश गया कब, 1 दिसंबर 2019 को गया था विदेश। उसके बाद आया कब, भारत आया जनवरी में आया। कब? 20 जनवरी 2022 को, मतलब यहाँ पास 20 जनवरी 2022 को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ था वो, विदेश में था। विदेश गया था 1 दिसंबर 2019 को, 19 में गया था तो आया डायरेक्टली 22 में। अब तो 21 में कहाँ था वो, विदेश में था। तो इधर कितने दिन हो जाएगा, 0 दिन हो जाएगा। इधर 20 जनवरी को आया तो 20 जनवरी को इसकी गिनती करेंगे तो 20 को गिनती होगा तो कितना होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितना दिन हुआ, 12 दिन हुआ। जनवरी में कितना दिन रहा वो, 12 दिन रहा। अब जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी में कितना दिन रहा वो, पूरा 28 दिन रहा। फिर मार्च में 31 मार्च, 31 दिन। तो टोटल कितना दिन हुआ, टोटल करो इसको, 12, 18, 12, 28 और 31, 71 दिन, 71 दिन कहाँ रहा, भारत में रहा। ये क्लियर हो गया, भारत में रहा। तो पहला आधार शर्त था हमारा, क्या था, गत वर्ष में कम से कम 182 दिन, 82, ठीक है। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन। तो गत वर्ष में 182 दिन नहीं है, कितना दिन है, 71 दिन। पहला आधार शर्त पूरा नहीं हुआ। तो दूसरा आधार शर्त था हमारा, क्या था, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन और विगत 4 वर्ष में 365 दिन। तो पहला तो पूरा नहीं किया, तो दूसरा को देखते। तो दूसरा के लिए गत वर्ष में कम से कम 60, तो 60 से ऊपर है, कितना है, 71 है। तो 4 साल तक और देखेंगे, विगत कितने वर्ष, 4 वर्ष तक। विगत 4 वर्ष में भारत में स्थिति, भारत में स्थिति। तो 4 वर्ष पहले लिख लेता हूं मैं, कौन कौन सा होगा गत वर्ष को छोड़ के। तो ये गत वर्ष लिखा थे 2021-22 लिखे ना, तो 20, 21, 19, 20, क्या हो जाएगा 18, 19, 17, 18, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग बनाया हूं, आप लोग नया बुक के अकॉर्डिंग नया सन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल लिख दिया मैं, गत वर्ष को छोड़ के। विगत मतलब होता है गत वर्ष को छोड़ के, तो विगत 4 वर्ष, ये हो गया। अब इसमें हम 4 वर्ष तक देखते हैं। तो देखो यहाँ पास 2022 में गत वर्ष में ये आया था, उससे पहले कहा था वो, विदेश में था। कब, 1 दिसंबर 2019 को गया था। तो 1 दिसंबर 2019 कौन सा सन में आता है, इस वाला सन में आएगा, 19-20 में। तो ये वाला सन में कहा था, फिर वो विदेश में था पूरा। इस वाला सन में कहा था, विदेश में। तो 0 दिन हो गया। 20 वाला सन में विदेश गया था और भारत आया था 1 अप्रैल को 2019 को, और दिसंबर को गया। इसी वाला सन में आ गया ना ये। तो अप्रैल पूरा दिन रहा। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, कैलकुलेटर में गिनते जाना। चलो, अप्रैल का कितना दिन, 30 दिन। अप्रैल के बाद मई आता है, मई का 31 दिन। मई के बाद जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, जुलाई के बाद अगस्त 31 दिन, अगस्त के बाद सितंबर में क्या कितना दिन, 30 दिन, अक्टूबर, सितंबर के बाद
अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, और जनवरी में दिसंबर में गया, दिसंबर में आया था ना, दिसंबर का कितना दिन? एक दिन, क्योंकि 1 दिसंबर को विदेश गया, तो कितना दिन हुआ? 245 245 दिन, 245 दिन, 19-20 में। फिर ये भारत आया था, उससे पहले कहाँ था? विदेश गया था। फिर से देखो, विदेश में था 1 मई 2018 को, तो 1 मई 2018 किस में जाएगा? 18-19 में। तो फिर सीधा डायरेक्टली इस वाला सन में आया था ना, तो 1 मई से, तो फिर यहाँ से गिनेंगे हम, अप्रैल से चालू होता है, तो अप्रैल में था वो, अप्रैल में कितना दिन? 30 दिन। अप्रैल के बाद मई, मई का कितना दिन? एक दिन बस, क्योंकि 1 मई को विदेश चला गया, तो कितना दिन हुआ? 31 दिन। उससे पहले सर्वप्रथम भारत में 2015 में लगातार 3 साल तक रहा था, तो इस वाला सन में कितना दिन हो जाएगा? 365 दिन पूरा भारत में रहा, तो कितना दिन हुआ टोटल? 641 दिन। 641 दिन कहाँ रहा? भारत में रहा। ये हो गया आपका। तो पहला पूरा किया कि दूसरा पूरा किया, ये समझते हैं। तो पहला तो पूरा नहीं किया है, लेकिन दूसरा नियम ये था, गत वर्ष में कम से कम 60, तो 60 से ऊपर है 71, और विगत 4 वर्ष का देखा जाए तो कितना? 365, तो 365 से ऊपर है, तो दूसरा आधार शर्त तो पूरा कर दिया। अरे भारत के निवासी नहीं था, भारत के निवासी रहता तो पहला पूरा करना अनिवार्य था, लेकिन ये भारत का निवासी नहीं था, इसलिए इसको दूसरा भी पूरा कर सकता है, तो दोनों में से कोई एक करना था, तो दूसरा पूरा कर लिया। अब आधार पूरा कर लिया, तो अतिरिक्त देखते हैं हम, तो अतिरिक्त शर्त पूरा, अतिरिक्त शर्त 2 होता है, एक तो या तो 7 साल में 2 वर्ष होना चाहिए, या 7 नहीं होगा तो 10 वर्ष में पूरा होना चाहिए। तो बी नंबर पॉइंट हो जाएगा अतिरिक्त शर्त के अनुसार, अतिरिक्त शर्त के अनुसार, ठीक है। अतिरिक्त शर्त के अनुसार विगत 7 एवं 10 वर्षों की भारत में स्थिति, भारत में स्थिति 7 वर्ष एवं 10 वर्ष में भारत में स्थिति। 7 वर्ष देखते हैं, 7 वर्ष तो विगत वर्ष बोला ना, विगत मतलब गत वर्ष को छोड़ के, तो गत वर्ष ये देखो, अभी मैं लिखा था 4 वर्ष, तो इसी 4 वर्ष को और लिख देता हूँ, 2020, 21, 2019, 20, 2018, 19, 2017, 18, ये 4 साल हो गया। 3 साल और बढ़ा देता हूँ इसमें, 2016, 17, फिर 15, 16, 2014, 15, 7 साल हो गया। ये 4 साल का तो कैलकुलेशन हम कर लिए थे, इसी में और कितना हो जाएगा? 0 दिन, इसका 245 दिन, 31 दिन, 365 दिन। अब इधर 3 साल का और कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर बताया था, देखो 1 मई 2015 को भारत आया था और विदेश गया 1 मई 2018 को, तो ये वाला में आया था 1 मई 2018 इस वाला सन में, तो ये मैं इसमें लगातार 3 साल तक कहाँ था? वो भारत में था, लगातार 3 साल तक 365 दिन। कब आया? सर्वप्रथम 1 मई 2015, 1 मई 2015 किस कौन से सन में आएगा? 15-16, 1 मई इसमें आएगा। सर्वप्रथम 1 मई को आया, तो इस वाला सन में अगर देखेंगे तो अप्रैल में नहीं है था वो, अप्रैल में कहाँ था वो? विदेश में था, तो अप्रैल के बाद मई आता है, तो 365 में अप्रैल दिन भर नहीं था। अप्रैल कितने दिन का रहता है? 30 दिन का ना, तो अप्रैल 365 में 30 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 335, कितना? 365 में 30 दिन माइनस करो, 335, 335, 35 दिन। और इससे पहले कहाँ था वो? विदेश में था, तो इतना हो गया। तो इसको सबको टोटल करेंगे, कितना दिन हुआ? 7 साल में 1341 दिन, 1341 दिन। सेकंड आधार ये था अतिरिक्त शर्त का नियम, 7 वर्ष को मिलाओ में देखा जाएगा तो कम से कम 2 वर्ष, 2 वर्ष में 730 दिन, 10 वर्ष भी देखोगे तो उतना ही होना चाहिए, तो अधिक है। तो ये कौन सा निवासी होगा फिर देखा जाए तो? साधारण निवासी होगा, क्योंकि आधार शर्त में से कोई भी एक शर्त करना था, और अतिरिक्त शर्त में से कितना करना था? दोनों करना था, ठीक है। तो कौन सा निवासी हुआ? साधारण निवासी। तो इस प्रकार मिस्टर, जो भी नाम है, क्या नाम था? मिस्टर मेहता। और क्या लिखोगे? आधार शर्त में से, आधार शर्त में से कौन सा शर्त पूरा किया?
द्वितीय, द्वितीय, आधार शर्त में से द्वितीय एवं अतिरिक्त शर्त में से, दोनों, अतिरिक्त शर्त में से दोनों शर्तें पूरी करता है, पूरी करता है, अतः वह कौन सा निवासी होगा? साधारण, अतः वह साधारण निवासी होगा। ये मेन आंसर था, साधारण निवासी, क्योंकि यही पूछा था निवासी स्थिति निर्धारण, साधारण निवासी। ठीक है। और इसी भी प्रकार का वीडियो अगर आपका इनकम टैक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका इनकम टैक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना है, हर एक चैप्टर का जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने का की 99% पूरा संभावना है, इन सब क्वेश्चन का वीडियो बना है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो को देख सकते हो।